हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। और आज हम लेंगे क्लास 10th का चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का सेकंड पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन। तो पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द हिडन मैसेज दैट द राइटर इज ट्राइंग टू गिव अस थ्रू द चैप्टर। देन हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की समरी और समरी के साथ ही हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, व्हाट इज द मैसेज द राइटर इज ट्राइंग टू गिव अस। इस चैप्टर में मैसेज है दैट वी शुड नॉट लूज होप। Even in the worst case scenarios, we should be able to see the lights at the end of the tunnel. When we take risk, life rewards us. यानी जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तब हमको पता चलता है कि हमको एडवर्स कंडीशन में भी, यानी खराब से खराब कंडीशन में भी होप को लूज नहीं करना है, पेशेंस को लूज नहीं करना है। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं लाइफ में जब हमारे होप का टेस्ट होता है, पेशेंस का टेस्ट होता है, स्किल्स का टेस्ट होता है। तो उस टाइम पे हमको खुद पे भरोसा रखना चाहिए और बिल्कुल भी हार नहीं मानना चाहिए। सो नाउ लेट्स डिस्कस द समरी ऑफ द चैप्टर। तो दोस्तों, व्हाट इज द समरी ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर में बात हुई है एक पायलट की हु इज फ्लाइंग अ प्लेन जिसका नाम है डकोटा DS-088। ठीक है, अब हमारे पायलट कहाँ जा रहे हैं? ही इज फ्लाइंग फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड, यानी अभी फिलहाल वो फ्रांस में है और अब वो फ्लाई करके जा रहे हैं इंग्लैंड। अब हमारे जो पायलट है वो बहुत ज़्यादा खुश है, जिसके पीछे दो कारण हैं। पहला, he would be able to see his family in England and दूसरा, he wanted to have a big English breakfast। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इंग्लैंड जाने के लिए, इंग्लैंड फ्लाई करने के लिए, क्योंकि पहला तो वो हॉलीडे मनाना चाहते थे, अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते थे, और दूसरा वो एक बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना चाहते थे। सो ही वॉज वेरी एक्साइटेड। हमारे पायलट बताते हैं कि उस दिन रात बड़ी सुहानी थी, चांद आसमान में था और एक क्लाउडलेस स्काई थी। ठीक है, अब क्लाउडलेस स्काई पायलट के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि उनकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है, उनको देखने में आसानी होती है। तो हमारे पायलट बताते हैं कि उस दिन बहुत ही स्मूथ वेदर था, बहुत ही अच्छा वेदर था, उनकी फ्लाइट बहुत ही स्मूथ तरीके से बढ़ रही थी। अब दोस्तों, आपको तो पता ही है हमारे जो पायलट होते हैं वो रेडियो के थ्रू कंट्रोल रूम के संपर्क में रहते हैं। ठीक है, कंट्रोल रूम से उनको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं वेदर के बारे में, या प्लेन को कितना डिग्रीज टर्न करना है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस उनको मिलते हैं। तो हमारे पायलट ने भी कंट्रोल रूम से संपर्क किया, कम्युनिकेट किया और उन्होंने बोला, Paris control room, can you hear me? This is Dakota DS-088. I am flying to England. Over. ठीक है, तो ओवर वो आखिरी में बोलते हैं अपने सेंटेंस का कंप्लीशन बताने के लिए। अब जो लेडी होती है हमारी कंट्रोल रूम में, वो भी बोलती है कि यस सर, वी कैन हियर यू, और आपको अपने प्लेन को 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ मोड़ना है। तो हमारे पायलट वैसा ही करते हैं, प्लेन को टर्न करते हैं और ऐसे ही हमारे पायलट स्मूथली अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब हमारे पायलट ने फ्लाई कर लिया था फॉर अबाउट 150 किलोमीटर्स, यानी वो फ्रांस से निकल के आ चुके थे 150 किलोमीटर्स आगे। तभी वो देखते हैं स्टॉर्म क्लाउड्स, ह्यूज स्टॉर्म क्लाउड्स, यानी वो देखते हैं बहुत ही तूफानी बादल हैं, बहुत ज़्यादा तूफान है, और वो इन क्लाउड्स को बोलते हैं ब्लैक माउंटेन्स, क्योंकि वो बादल इतने ज़्यादा काले और घने थे कि हमारा पायलट कुछ भी बाहर नहीं देख पा रहा था। अब हमारे पायलट सोचते हैं कि ये जो तूफान है ये इतना ज़्यादा है कि मैं अपने प्लेन को इनके ऊपर से नहीं लेके जा सकता, मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं है कि मैं इनके अराउंड फ्लाई करूं। और फिर एक ऑप्शन जो हमारे पायलट के मन में आता है वो ये कि मैं अपने प्लेन को टर्न करके वापस फ्रांस की तरफ चले जाऊं। लेकिन फिर हमारा पायलट सोचता है कि मुझे तो अपनी फैमिली से मिलना है, मुझे तो बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना है, तो ना ही मैं अपने प्लेन को इन स्टॉर्म के ऊपर से लेके जाऊंगा, ना ही अराउंड लेके जाऊंगा, ना ही मैं अपने प्लेन को रिवर्स करके वापस फ्रांस जाऊंगा, लेकिन आई विल टेक द रिस्क।
अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रिस्क दैट द पायलट वाज टेकिंग। तो पायलट ये रिस्क लेता है कि वो अपने प्लेन को स्टॉर्म के बीचों बीच में से लेके जाएगा, एंड दिस इज द रिस्क दैट ही वाज टेकिंग। दोस्तों अब दूसरा क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आता है वो ये कि व्हाट वाज द एक्सपीरियंस ऑफ द पायलट व्हेन ही टुक द फ्लाइट स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। तो उसका आंसर रहेगा कि जैसा ही हमारा पायलट ये डिसाइड करता है कि वो अपने प्लेन को स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म लेके जाएगा, वो देखता है कि बादल इतने ज़्यादा काले और घने हैं कि उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सो दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा? पॉइंट नंबर 1, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर द पायलट टू सी एनीथिंग आउटसाइड द प्लेन। तो जैसा कि हमने डिस्कस करा था, बादल इतने घने और काले थे कि हमारा जो पायलट था कुछ भी बाहर नहीं देख पा रहा था। दूसरा, द प्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड। तो हमारा जो प्लेन था वो जंप होने लगा, ट्विस्ट होने लगा स्टॉर्म में। एंड नंबर 3, the compass was dead, the radio was dead and the other instruments were dead too। यानी जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हमारे पायलट की मदद करते हैं वो सारे भी खराब हो चुके थे। अब जो डर था वो धीरे धीरे हमारे पायलट के अंदर जाने लगा। हमारे पायलट को बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। उसको लग रहा था कि मैं तो इस स्टॉर्म में घूम चुका हूँ, पता नहीं मैं कहाँ गया हूँ, अब मेरी हेल्प कौन करेगा। तभी सडनली उनको दिखता है एक ब्लैक एरोप्लेन। उस ब्लैक एरोप्लेन के विंग्स में लाइट नहीं रहती है, जो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज करती है हमारे पायलट को। लेकिन हमारा जो पायलट है उस ब्लैक एरोप्लेन को देख के काफ़ी खुश होता है, क्योंकि उसको लगता है कि चलो कोई तो है जो इस स्टॉर्म में मेरे साथ है। उस ब्लैक एरोप्लेन में जो पायलट होता है वो हमारे पायलट की तरफ देखता है, उसको वेव करता है और फॉलो करने का इशारा करता है। तो हमारे पायलट भी लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड उस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे ओबीडियंट चाइल्ड क्यों बोला है? जैसे ओबीडियंट चाइल्ड अपने पेरेंट्स को कैसे फॉलो करते हैं, उनकी हर बात मानते हैं, वैसे ही एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह हमारे पायलट ने भी उस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो किया। अब ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करते करते आधा घंटा बीत चुका था। जैसे जैसे वो ब्लैक एरोप्लेन जा रहा था वैसे वैसे ही हमारे पायलट भी जा रहे थे, लेकिन फिर से हमारे पायलट को डर लगने लगा, क्योंकि अब प्लेन में ज़्यादा फ्यूल नहीं बचा था। प्लेन ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट ही और हवा में रह सकता था। तभी हमारा जो ब्लैक एरोप्लेन है वो नीचे जाने लगता है और हमारे जो पायलट हैं वो भी उस प्लेन को नीचे फॉलो करते हैं। सडनली हमारे पायलट को दिखती है 2 स्ट्रेट लाइंस, यानी कि हमारे पायलट को अब रनवे दिखने लगा था और थोड़े ही देर में हमारे जो पायलट हैं उस रनवे पे पहुंच जाते हैं और हमारा जो डकोटा DS-088 है उसको रनवे पे उतार देते हैं। उनकी सेफ लैंडिंग होती है और वो बड़ी ही खुशी से अब कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे जो पायलट हैं वो बोलते हैं I was not sorry to move away from the old Dakota। अब वो ऐसा क्यों बोलते हैं? ऑब्वियस सी बात है कि जब किसी गाड़ी के साथ या किसी भी चीज़ के साथ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता है तो हम उससे दूर जाना चाहते हैं, उसके पास नहीं रहना चाहते हैं। तो हमारे जो पायलट हैं वो भी बोलते हैं कि I was not sorry to move away from the old Dakota। अब जो हमारे पायलट हैं कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं, वो काफ़ी क्यूरियस रहते हैं जानने के लिए कि वो जो ब्लैक एरोप्लेन था उसमें कौन पायलट था जिन्होंने उनकी इतनी मदद करी, उनको स्टॉर्म में से बाहर निकाला, और वो थैंक्स कहना चाहते थे उस पायलट को। अब जैसे ही वो कंट्रोल रूम में जाते हैं वहाँ पे एक लेडी बैठी रहती है। हमारे पायलट उस ब्लैक एरोप्लेन के बारे में पूछते हैं तो लेडी के एक्सप्रेशंस कैसे रहते हैं? पहला, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है। दूसरा, वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। और तीसरा, वो हमारे पायलट से कहती है कि सर, आपके प्लेन के अलावा आज कोई भी प्लेन नहीं उड़ रहा था। यू वर द ओनली वन हु वाज फ्लाइंग। तो हमारे जो पायलट होते हैं काफ़ी ज़्यादा शॉक में चले जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि फिर आखिरकार वो कौन सा प्लेन था जिन्होंने उनकी मदद करी। और इसी सस्पेंस में हमारी जो स्टोरी है ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस चैप्टर की एंडिंग में बहुत ज़्यादा सस्पेंस होता है। किसी को भी नहीं पता है, ना ही वो राइटर बताते हैं कि वो ब्लैक एरोप्लेन एक्चुअल में था भी कि नहीं, उसको कौन उड़ा रहा था। बट हम इससे एक इन्फेरेंस ड्रॉ कर सकते हैं। पहला, इट वॉज एन एक्ट ऑफ गॉड।
दूसरा, द पायलट वॉज हेलुसिनेटिंग। ठीक है, जब भी हमारे साथ बहुत एडवर्स कंडीशन होती है, हमारा माइंड हेलुसिनेट करने लगता है, वो अपने आप से सिचुएशंस बनाने लगता है। तो हो सकता है उस टाइम पे जब हमारा पायलट स्टॉर्म में फंसा था, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, वो बहुत ज़्यादा फियरफुल हो गए थे, उनके माइंड में बहुत प्रेशर था, तो वो हेलुसिनेट करने लगे, उनको एक पायलट दिखने लगा। तो दोस्तों, हम ये सिर्फ इन्फर कर सकते हैं क्योंकि हमारे राइटर ने इस स्टोरी में नहीं बताया है कि वो ब्लैक एरोप्लेन कौन था। तो हम यही बता सकते हैं कि पहला, इट वॉज एन एक्ट ऑफ गॉड, एंड सेकेंडली द पायलट वॉज हेलुसिनेटिंग। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी तरफ से इस चैप्टर का समराइजेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम।